पिछले 75 ईयर्स के हिस्ट्री को उठाकर आप देखें इस भारत के, तो लगता है मुझे कि ये सब चैलेंजेस हमको विरासत में मिले हुए हैं और वह भी समझ गए हैं कि भारत के साथ फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं। भारत की नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा कि भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। ये जो इंस्टीट्यूट है डिफेंस सर्विसेज वो लेकर ये इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है, मैंने हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है हमारी इस कंट्री का। चाहे कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों न हो अथवा कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट क्यों न हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन में आना और यहां के स्टूडेंट ऑफिसर्स को एड्रेस करना ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और मैं मानता हूं कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबसे इंटरेक्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। जो भी स्टूडेंट ऑफिसर्स यहां पर बैठे हैं, चाहे वह भारत के हों, चाहे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के हों, फ्रेंडली कंट्रीज के स्टूडेंट ऑफिसर्स हों, मैं मानता हूं कि यह केवल प्रेजेंट भी नहीं है बल्कि फ्यूचर भी है अपनी अपनी कंट्री के। कितना हार्ड कंपटीशन होता है इस इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए। अभी अभी लेफ्टिनेंट जनरल काहलून ने आपको बतलाया और आप सबको जानकारी है कि आपके हर बैच से केवल 15 की संख्या में लोग सिलेक्ट होकर इस कोर्स के लिए यहां पर पहुंचते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले इतने टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफिसर्स को जो मैं संबोधित कर रहा हूं, तो आपको अपनी तरफ से मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि यहां जितने यंग ऑफिसर्स हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही कठिन है और आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हैं इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका कंपटीशन भी उसी लेवल का होता है और इसीलिए सभी इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। अनेक ऑफिसर्स के बीच आप कुछ सिलेक्ट फ्यू हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। यदि मैं आप लोगों को जेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कहूं तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। जेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशन हमारी सेनाओं को के फ्यूचर लीडर्स को तैयार कर रहा हो, जो इंस्टीट्यूशन दुनिया भर में अपनी तरह के माने जाने इंस्टीट्यूशन में से एक हो और जो इंस्टीट्यूशन आजाद भारत के सामने आने वाली हर प्रकार की चुनौती, किसी भी प्रकार की चुनौती और उस पर हमारी विजय का साक्षी हो, उस इंस्टीट्यूशन में आकर वहां के स्टूडेंट ऑफिसर को संबोधित करते हुए सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है और मुझे प्रसन्न होना, खुशी होना, इसे मैं बहुत नेचुरल मानता हूं, स्वाभाविक में मानता हूं। साथियों, वर्तमान दौर में दुनिया किस कदर तेजी से बदल रही है उससे आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। मिलिट्री पावर, ट्रेड, कम्युनिकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इक्वेशंस, सभी क्षेत्रों में यह बदलाव पूरी तरह से देखा जा सकता है, स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में दुनिया भर में हो रहे इन बदलावों से कोई राष्ट्र अछूता रह जाए, मैं समझता हूं कि आज के समय में यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और इन बदलावों का प्रभाव हमारी सुरक्षा पर भी उतना ही पड़ता है जितना कि अन्य क्षेत्रों पर। जाहिर है कि हमारा देश या भारत भी उसका अपवाद नहीं है। ऐसे में इन बदलावों के अनुपात में, या मैं कहूं उससे एक कदम आगे अपनी सुरक्षा तैयारियां रखना हमारी अचीवमेंट न होकर बल्कि हमारी यह जरूरत है, हमारी यह नेसेसिटी है। समय के साथ सिक्योरिटी पैराडाइम में बदलाव होते रहते हैं,
इस ग्राउंड रियलिटी को भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए निरंतर अपनी तैयारियां करना, मजबूत तैयारियां करना और मजबूत स्ट्रेटजी बनाना आज के समय की यह जरूरत भी है और आज के समय की यह मांग भी है। साथियों, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, भारत के रहने वाले लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तब से बहुत सारी विरोधी ताकतों का हमको सामना करना पड़ा है। जब से आजाद हुआ है तब से सिक्योरिटी फ्रंट पर हम चैलेंजेस को झेल रहे हैं। वे किसी न किसी माध्यम से देश के भीतर एक अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता पैदा करने की वो बराबर कोशिश करते हैं। पिछले 75 इयर्स के हिस्ट्री को उठाकर आप देखें इस भारत के, तो लगता है मुझे कि ये सब चैलेंजेस हमको विरासत में मिले हुए हैं। जैसे परमात्मा को यह मंजूर रहा हो कि हम भारत को आज़ादी दे रहे हैं, तो आज़ादी के साथ साथ भारतवासियों के लिए हम चैलेंजेस भी देंगे। इसीलिए मैंने कहा, लगता है हमको ये विरासत में मिले हुए हैं। शुरुआत में ही देश की आज़ादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था, उसी जश्न में हम डूबे हुए थे कि 1948 में हमारे पड़ोसी देश के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। हमारी सेनाओं ने अपने पूरे पराक्रम का परिचय देते हुए उन्हें गहरी शिकस्त दी थी और हमले को पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी, उस पड़ोसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, उस हमारे पड़ोसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और आज भी देश के भीतर अशांति पैदा करने की कोशिश उसके द्वारा की जाती है। इन कोशिशों का परिणाम यह हुआ कि देश को 65 और 71 के 2 वार का भी सामना करना पड़ा है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने बहादुर सेवा के जवानों का, जिन्होंने कि अपने पराक्रम से हमारे उस पड़ोसी को, जिसने भारत के साथ आक्रमण करने की ठानी थी, उसको मजे चखाए, उसको शिकस्त दी। इन दोनों युद्धों की हार में स्वाभाविक है कि हमारे उस पड़ोसी का मनोबल गिरा है और वह भी समझ गए हैं कि भारत के साथ फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है। अब फ्रंट वार करना अब उनके बस की बात नहीं है, तो अब उन्होंने प्रॉक्सी वार का सहारा लेना प्रारंभ किया है। आतंकवाद अब उनकी स्टेट पॉलिसी का एक पार्ट बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है और उसने आतंकवाद का पूरा सहारा लेना शुरू किया है और आतंकियों को हथियार देना, पैसे और ट्रेनिंग देना और भारत को निशाना बनाना, केवल यही लक्ष्य रह गया है। और देश के सामने आने वाली चुनौतियों के पैराडाइम में यह मैं एक छोटा बदलाव नहीं मानता हूं, बल्कि यह मैं मानता हूं कि बड़ा बदलाव था। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी चेंजेस किए हैं। एक नए डायनेमिज्म के साथ हमने टेररिज्म के खिलाफ अपने रवैये को प्रोएक्टिव बनाया है। विगत कुछ वर्षों से हमारे पड़ोसी के साथ सीज फायर का यह समझौता चल रहा है। अभी तक तो कोई ऐसी हरकत की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सीज फायर भी यदि कामयाब हो रहा है तो हमारी ताकत के कारण ही यह सीज फायर कामयाब हो रहा है। 2016 में फ्रेंड्स, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स ने एक रिएक्शनरी माइंडसेट को प्रोएक्टिव माइंडसेट में बदल दिया था। 2019 में बालाकोट में टेररिस्ट कैंप पर हमले ने इसे और मजबूत किया है। आज भारत की सीमा पर चैलेंजेस के बावजूद आम आदमी को विश्वास है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यह भारतवासियों के अंदर भी भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है और यह विश्वास धीरे धीरे लगातार मजबूत ही होता चला जा रहा है कि भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम अपने जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हुई है। यह बदलाव भारत के जमीनी स्तर पर नेशनल सिक्योरिटी के नए युग को
न्यू एरा को डिफाइन करता है। इसी तरह नॉर्दर्न सेक्टर में भी हम देखें, पिछले साल सीमा पर स्टेटस को बदलने की एक तरफा कोशिश की गई है। यहां भी हमने अपने पुराने रिस्पांस से हटकर एक नए डायनेमिज्म के साथ अपने एडवर्सरी का सामना किया है। हमारे वीर जवानों ने जहां जरूरत पड़ी वहां संयम से काम लिया, जहां जरूरत पड़ी शौर्य का परिचय दिया और दुश्मनों के मंसूबे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। यहां हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बैठे हुए हैं, सामने बैठे हैं, इसलिए प्रशंसा की बात नहीं था। मैं पहली बार में कह रहा हूं कि इनकी लीडरशिप में जिस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने नॉर्दर्न सेक्टर पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। जब कभी भी इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा था बॉर्डर के ऊपर, जब कभी भी चर्चा होती थी, मैंने कभी भी आर्मी चीफ के अंदर उत्तेजना नहीं दी, यदि कोई मैंने सुझाव भी दिया तो मुझे रिस्पांस से यह नहीं लगता था कि कितनी इफेक्टिवली इसको लागू किया जाए। लेकिन मैंने देखा उसको जिस इफेक्टिव तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया है आर्मी चीफ ने और हमारे जवानों ने जिस तरीके से उनके आदेश पर कार्रवाई की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपने सारे जवानों का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं और जिन्होंने अपनी शहादत दी है भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, मैं उनको भी तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।